सो अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। और हिप एआई की एक और बूंद के अंदर आपका स्वागत है। और हिप एआई के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस, व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हिप एआई की शुरुआत एक्चुअली में 1950s के अंदर हुई थी, जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि किस तरीके से हम मशीन को और ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं। उस रेस के अंदर इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ और ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर हम साइकोलॉजी को भी समझते हैं। हम इसके अंदर साइकोलॉजी के जो मेन कोर क्रक्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। और अब बिना किसी टाइम को खराब किए हम शुरुआत करने वाले हैं द बून ऑफ हिप एआई एपिसोड 1। तो हम आ चुके हैं हमारे एपिसोड 1 में। हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अभी शुरुआत करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, हिप एआई की इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिप एआई की शुरुआत हुई थी ह्यूमन थॉट और बिहेवियर को समझने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ 1950s। 1950s के बिगिनिंग के अंदर हिप एआई शुरुआत हुई ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझने के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के लिए। ये सबसे पावरफुल स्टेपिंग स्टोन था व्हेन इट कम्स टू हिप एआई की शुरुआत जब से हुई। इट इज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द बिहेवियर अप्रोचेस दैट वर पॉपुलर इन दैट टाइम। ये बनी थी एक्चुअली में, आप ये समझ सकते हो, ये एज एन अल्टरनेटिव बनी थी, एज एन अल्टरनेटिव जिसकी ऑल द बिहेवियर अप्रोचेस, यानी ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी किसी चीज को सोचने की क्या कला है, क्या अप्रोच है, इन सबको देखते हुए ये सब्जेक्ट का जन्म हुआ था। और इट इज एन कॉग्निटिव अप्रोच, ये एक कॉग्निटिव अप्रोच थी। और आगे जाके हम कॉग्निशन को एकदम डिटेल में समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कॉग्निशन होता क्या है। तो ये एक कॉग्निटिव अप्रोच थी जिसकी शुरुआत 1950s के अंदर हुई, जिसमें हमने ह्यूमन के थॉट्स और बिहेवियर को समझना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमें मदद करती है, इट अलाउ अस टू प्रेडिक्ट ह्यूमन परफॉर्मेंस विद इन सिस्टम। यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम को जब डिजाइन किया जाता है तो उससे ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ह्यूमन की परफॉर्मेंस है वो कैसे इंपैक्ट होती है। अंडरस्टैंड्स हाउ अ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड व्हाई एरर अकर्स। क्यों, कैसे लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं कोई इंटेलिजेंट मशीन बनाना चाह रहा हूं, तो वो इंटेलिजेंट मशीन मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इस प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ये मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूं। और अगर वो गलती कर भी रही है तो वो गलती क्यों कर रही है, वो मशीन फेल कहां हो रही है, कैसे कोई ह्यूमन गलती करता है, कैसे ह्यूमन अगर किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है, कैसे वो चैलेंजेस को देखता है, कैसे उनको सॉल्व करता है। बिकॉज अगर किसी मशीन को अपन को इंटेलिजेंट बनाना है विच इज इक्विवेलेंट टू ह्यूमन, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन को स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आपने ह्यूमन की प्रोसेसिंग को समझ लिया, कैसे वो चीजों को देखता है, किस तरीके से अपना ब्रेन वर्क करता है, कैसे हम प्रॉब्लम को एनकाउंटर करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बात की जाए इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये हमने हमारी पहले के जो एपिसोड्स थे एआई के ऊपर जो हमने पूरे बनाए, उसमें हमने देखा था कि अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन और परसेप्शन। अंडरस्टैंडिंग यानी जो प्रॉब्लम है उसको समझना, रीजनिंग यानी उस प्रॉब्लम, अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ना कि बच्चे रीजनिंग एग्जाम देने गए, उससे पता लगता है आपके ब्रेन मेंटल लेवल किस लेवल पे है, ये चीज पता लगती है। अंडरस्टैंडिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, परसेप्शन हो गया, यानी आप किस चीज को देख के क्या लेते हो। जैसे आज अगर मैं बात नहीं करूँ तो नेटफ्लिक्स की आप अगर कोई भी सीरीज देख रहे होंगे, तो आप अगर किसी भी कैरेक्टर को देखते हो तो आप उससे कुछ परसीव करते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ड्रैगन बॉल जी देखना बहुत पसंद था, तो अगर मैं गोकू को देखता था तो मैं परसीव करता था कि यार ये सुपर सेंट फॉर्म लेता कैसे होगा। मतलब आप सोचते क्या हो, बेसिकली परसीव क्या करते हो, समझ में आ गया। कम्युनिकेशन, कैसे एक ह्यूमन कम्युनिकेट करता है, वैसे ही अगर आप मशीन को क्या बनाओ, कम्युनिकेट, यानी वो कम्युनिकेशन एकदम अच्छी तरीके से कर सके, वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले अच्छी तरीके से कर सके, उसको ले अच्छी तरीके से सके। और प्लानिंग, वो मशीन प्लान कर सके टास्क को। जैसे अगर मेरे को आज एक बहुत माइटी टास्क परफॉर्म करना है तो वो उसको इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सके, तो वो भी अपन इसके अंदर ही देखते हैं। तो अब अपन देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंसीज को, जो कि शुरुआत हुई थी 1956 के अंदर। और 1956 में ये चीजें स्टार्ट हुई थी और ये चलती जाएगी। और ये सारी चीजें अभी अपन देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंस के अंदर। फिर हम कॉग्निशन और इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए अब अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंसीज को। तो साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंस के अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो निकल के आता है रीने डिस्क्रीट्स का। रीने डिस्क्रीट्स ने 1596 के अंदर इनका जन्म हुआ। और उस समय ने जब इनका जन्म हुआ, इन्होंने दिया अपने थ्योरी जिसका नाम है रेशनलिज्म। अब देखो सुनो, इन्होंने रेशनलिज्म एक्सप्लेन कैसे किया वो अपन देखते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू रेने डिस्क्रीट्स सबसे पहले ये बात करते थे मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने ये बोला कि अपनी जो बॉडी है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो बॉडी कैसे ऑपरेट करती है, इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन इट्स रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि सिमिलर है मशीनरी से। ठीक है, होता क्या है गाइस कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है। अपनी जो स्टिमुलाइज है, स्टिमुलाई क्या करती है, स्टिमुलाई आपके रिफ्लेक्स को सिग्नल भेजती है और आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो स्टिमुलस को वापस रेस्पॉन्स भेजते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्या होता है, एक बॉडी वर्क करती है। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से मशीन वर्क कर सकती है। और इन्होंने ये चीज बोली, इन्होंने बेसिकली हर तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे इश्यूज को रेज करा जो कि माइंड से रिलेटेड थे। और तो और इन्होंने ये प्रपोज किया कि ये जो लाइन ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी उस समय भी, द माइंड कुड ओवर रूल द एक्शन ऑफ बॉडीली रिफ्लेक्सेस। ये आपको लाइन याद रखनी है, द माइंड कुड ओवर रूल, यानी आपका जो माइंड है वो ओवर रूल कर सकता है किसको, द एक्शन ऑफ बॉडीली रेस्पॉन्सेस को। जो आपके बॉडी के रेस्पॉन्सेस है उनके एक्शंस को आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। तो अब इनको क्या समझ में आया, रेने डिस्क्रीट्स ने मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की। इन्होंने ये बताया कि कैसे आइडिया को इनिशिएट किया जा सकता है। और तो और इन्होंने ये भी चीज बताई कि जो आपका बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी कैसे वर्क करती है, वो एक मैकेनिकल की तरह वर्क करती है, एक मैकेनिक्स की तरह जो फॉलो करती है। वो क्या है कि आप कोई भी स्टिमुलस जो आपका है वो रिफ्लेक्स को क्या भेजती है, सिग्नल भेजती है। और जो आपके रिफ्लेक्सेस है वो वापस रेस्पॉन्स भेजते हैं स्टिमुलस को, जो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो चीज लिखी है वही लिखी हुई है, रिफ्लेक्सेस आर एक्टिवेटेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट, अ रिफ्लेक्स कनेक्ट्स स्टिमुलस विद द रेस्पॉन्स। यानी सबसे पहले क्या हुआ, आपने टच किया किसी भी चीज को, स्टिमुलस ने रिफ्लेक्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा और वो जो रिफ्लेक्स था, जो रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से वापस रेस्पॉन्स भेजा गया किसको, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को। तो आई थिंक ये चीज आप अब समझ गए हो। और इसने क्या किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी माइंड रिलेटेड इश्यूज थे उन सबको रेस किया और इसने समझाया रेशनलिज्म को। याद कैसे रखोगे, रीने, स्टार्ट आर से होता है, आर आर, यानी रीने ने रेशनलिज्म बताया, रीने ने रेशनलिज्म बताया। और कब, और इसमें क्या बताया इसने बताया कि आप बॉडी को एज ए मैकेनिकल की तरह देख सकते हो। जो आपका स्टिमुलाई है वो रिफ्लेक्स भेजता है किसको, आपके रिफ्लेक्स, जो आपके स्टिमुलाई है वो रिफ्लेक्स को सिग्नल भेजता है और आपका जो रिफ्लेक्स है वो वापस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स भेजता है। ये इसने बताया। इसने बताया कि दैट योर माइंड कुड ओवररूल द बॉडीली रिफ्लेक्सेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आइकॉनिक लाइन है इस पर्टिकुलर रेशनलिज्म के बारे में, जो कि रेने डिस्क्रीट्स ने बताया। तो अब हम चलते हैं जॉन लॉक की तरफ। अब जॉन लॉक ने क्या चीज बताई वो देखते हैं। जॉन लॉक ने हमें बताया एम्पेरिज्म। अब इसको कैसे याद रखोगे, जो एम्पेरिसिज्म है इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। लॉक की स्पेलिंग ई पे खत्म हो रही है तो आप ई से एम्पेरिज्म याद रख सकते हो। रीने ने रेशनलिज्म के बारे में बताया, इसने एम्पेरिज्म के बारे में बताया। इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था टेब्यूला रासा। टेब्यूला रासा यानी ब्लैंक स्टेट। इसने ये चीज बताई, इसने बताया कि दोनों, अगर एक कोई अंधा इंसान है, ठीक है, इट इज नॉट अ गुड वर्ड टू से, अगर किसी ब्लाइंड पीपल है कोई बंदा और एक बंदा जिसकी साइट है, जिसके पास प्रॉपर आंखें वगैरह है, वो अगर किसी वर्ड के बारे में सुनते हैं, ठीक है, जब मैं आपको ए बोली, ठीक है, तो आज जो बंदा जिनको ढंग से दिख नहीं रहा है, जो ब्लाइंड पीपल है, वो उसको उस तरीके से परसीव नहीं करते जैसे वो ब्लाइंड जो जिनकी आंखें है वो परसीव करेगा। अपन ए के बारे में सुनते तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आ जाता है ए का, ठीक है, लेकिन जो भी इंसान जो मतलब देख नहीं सकता, जिसने कभी ए को देखा ही नहीं शुरुआत से, तो वो इनको अलग तरीके से लेता है, उनका सेंस अलग तरीके से होता है, ठीक है, ए को। तो ये उसने चीज बताई कि बोथ साइटेड एंड ब्लाइंड पीपल आर ओड टू एबल डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स लाइक फ्रैक्चर, फील, ये जो दो वर्ड के बारे में बताया। द ब्लाइंड ऑट टू बी अनेबल टू एक्वायर वर्ड्स लाइक पिक्चर एंड सी। जो ब्लाइंड इंसान है वो वर्ड्स को किसी पिक्चर की तरह नहीं देख सकते, उनका सेंस करने का, परसीव करने का तरीका ही अलग होता है, ठीक है। ये जो चीज है ये जॉन लॉक ने बताई। इसने ये बताया कि ह्यूमंस आर बॉर्न विदाउट नॉलेज। कोई भी इंसान का जन्म होता है, दे आर बॉर्न विदाउट नॉलेज। इन्होंने बताया, इन्होंने कोई आइडिया इनिशिएट के बारे में नहीं बोला, इसने ये बोला कि नॉलेज जो होती है, आप अगर नॉलेज इसके बारे में बात करते हो, वो बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस इंप्रेशन, और वो चीज जो सेंस इंप्रेशन को बांध के रखती है उसको अपन बोलते हैं एसोसिएशन। तो बहुत सिंपल सा इन्होंने कंसेप्ट बताया। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई आपको अगर एग्जाम में ये आता है तो किस तरीके से लिखना, वो बताता हूं मैं। सबसे पहले जो आपका जॉन लॉक है, ईज पे खत्म हो रहा है, तो एम्पेरिज्म के बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन है वो नॉलेज के बिना उनका जन्म होता है, और एक किसी इंसान की आंखें हैं और एक किसी की आंखें नहीं है, ही इज ब्लाइंड बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो वर्ड्स को अलग तरीके से लेगा जिस तरीके से किसी इंसान की आंखें है वो उसको लेता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग सेंस इंप्रेशंस को जब अपन कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज बनते हैं जिसको अपन नॉलेज के रूप में देखते हैं, और वो चीज जो सेंस इंप्रेशंस को बांध के रखती है उसको अपन बोलते हैं एसोसिएशन। समझ में आ गई चीज? अब यहां पर मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है 100 बात की एक बात, कॉम्प्लेक्सिटी इज बिल्ड फ्रॉम सिंपल पार्ट्स। अगर आज इस वीडियो को भी देख रहे हो तो इसको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स वाइज तोड़ा हुआ था, फिर हमने इसको मर्ज कर दिया। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इज बिल्ड फ्रॉम सिंपल पार्ट्स, यानी अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स चीजें बनाई जाती है। ये चीज ये बता ही रहा है। जैसे इसने एप्पल का एग्जांपल लिया, अब बोला अगर मैं आपको एप्पल बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार कुछ मीठी चीज, रेड सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है, आ रहा है ना? तो ये जो एप्पल एक कॉम्प्लेक्स है चीज, वो किससे बनी है? उसके शेप से, उसके टेस्ट से, उसकी परसीव आप कैसे करते हो एप्पल को, वैसे। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। तो अब हम बात करने वाले हैं विलियम वुंड के बारे में और एडवर्ड टिचनर। तो जब भी आपके दिमाग में आए विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर, तो ये चीज ध्यान रखना कि दो जिन्हें आ गए ना, इसका मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में चीज बताने वाले हैं। अब इन लोगों ने बताया क्या? इन लोगों ने आके दी डेफिनेशन साइकोलॉजी की। इन्होंने ये बोला कि साइकोलॉजी मतलब होता है कि हम हमारे माइंड को ये स्टडी करना कि हमारा माइंड परसीव कैसे करता है, माइंड के जो पार्ट्स है, माइंड के जो कंपोनेंट है, वो चीजों को कैसे परसीव करते हैं, ये साइकोलॉजी है। यानी जब अपन किसी भी माइंड को स्टडी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, कैसे वो परसीव करता है वो स्टडी करते हैं, तो वो साइकोलॉजी है। इसने ये चीज मेरे को बताई। जैसे आप पढ़ सकते हो, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड इट्स परसेप्शंस बाय एनालाइजिंग दोस परसेप्शंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स। यानी आपको अगर माइंड को स्टडी करना है तो आपको पहले माइंड क्या परसीव करता है इसको स्टडी करना पड़ेगा, और आपको ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि आपके माइंड का कौन सा कंपोनेंट किस चीज को परसीव करने में आपकी मदद करता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये इन्होंने विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर ने आके बताई, दो जिन्हें स्ट्रक्चरलिज्म। वैसे ही जैसे लॉक में ई एम्पिरिज्म और रीने डिस्क्रिट्स ने जो आर था, आर स्टैंड्स फॉर रेशनलिज्म। अब यहां पर अगर जो मेथड इन्होंने हमें बताया विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर ने, उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने ही अंदर देखना, अपने अंदर मन के अंदर झांक के अपन जब किसी प्रॉब्लम को देखते हैं ना सोल्यूशन के लिए, उसको इंट्रोस्पेक्शन। यानी कॉन्शियसली व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू योर माइंड इज इंट्रोस्पेक्शन। यानी जब आप अपने ही माइंड के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो कॉन्शियसली, वो कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। उसके बाद आया विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स अकेला था, ठीक है, विलियम जेम्स अकेला था, तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, डब्ल्यू.जी. जेम्स ने फंक्शन करा, ठीक है, जेम्स ने फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया, तो विलियम जेम्स से फंक्शनलिज्म आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बताया? इसने ये चीज बताई कि यार ये सब बेकार बातें हैं, माइंड के अलग अलग पार्ट को स्टडी करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको तो स्टडी करना पड़ेगा प्रोसेसेस ऑफ माइंड रादर देन इट्स कंटेंट्स। तो यानी जो ये एकदम ही ऑपोजिट चला गया, जो ऊपर उन्होंने एडवर्ड टिचनर ने और जो इन लोगों ने बात बताई थी, इससे तो बिल्कुल वो अलग ही चला गया, ठीक है। जो विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर ने बात बताई थी, इससे तो बिल्कुल वो अलग ही चला गया। अब ये दो चीजें आपको याद कैसे रखोगे? देखो, वुंड वुंड होता है ना, तो उसको टिचनिंग करते हैं ना, स्टिचिंग करते हैं, तो वुंड और टिचनर, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ जेम्स ने क्या करा, जेम्स फंक्शन करता है, तो फंक्शनलिज्म के बारे में इसने बताया। इसने बोला यार फंक्शनलिज्म, वर्ड पकड़ो, फंक्शनलिज्म यानी फंक्शन यानी प्रोसेस। तो इसने ये बोला कि माइंड के कंटेंट्स को पढ़ने से इंपॉर्टेंट तो है माइंड के पहले प्रोसेसेस को पढ़ लो भाई लोग। तो ये चीज इसने बताई। मेथड इसने क्या क्या बताया? वही इंट्रोस्पेक्शन तो बताई। इसने बोला ऑब्जर्व करना, एक नया मेथड और जोड़ा, ऑब्जर्व करना और एक्सपेरिमेंट करना। यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और इंट्रोस्पेक्शन से आप माइंड के प्रोसेसेस के या फंक्शन के बारे में पता लगाओगे। ये विलियम जेम्स ने हमें बताया। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए विलियम जेम्स ने हमें किस तरीके से चीजें बताई। अब आते हैं हम कॉग्निशन और इंटेलिजेंस पे। तो अगर हम बात करें कॉग्निशन और इंटेलिजेंस की गाइस, तो ये सबसे पहले होता है क्या? इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस इज नथिंग बट किसी चीज को सीखना, एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। यानी नॉलेज और स्किल्स को, एबिलिटी, इस चीज की एबिलिटी कि आप नॉलेज और स्किल को अप्लाई कर सको, एक्वायर करना यानी हर चीज से आप नॉलेज और स्किल सीख सको और फिर उसको अपने काम के लिए यूज कर सको। यही आपका मतलब होता है इंटेलिजेंस का। उसके बाद इंटेलिजेंस के अंदर दो थीम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो इंटेलिजेंस होती है इसमें दो थीम्स पे काम होता है। पहला, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस और द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो इन्होंने पॉइंट बताया ना, ये सबसे ज्यादा पिटता मैं वैलोरेंट में इन चीज में हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ओपनली बोलता हूँ मेरे को वैलोरेंट गेम खेलना पसंद है, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग, बट मैं पिटता इस चीज में हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको उससे रिलेट करके बताऊं तो इंटेलिजेंस कब है कि भाई अगर आपका एनिमी आके मेरे को गोली, मेरे को पता है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहां मेरे को एनिमी आके मारेगा। जब मैं गेम स्टार्टिंग में खेलता था तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था, लेकिन
अब जैसे जैसे खेलने लग रहा हूँ मेरे को चीजें पता लग रही है कि यार ये जगह पे खड़े रह के आप आराम से स्नाइपिंग कर सकते हो, तो ये कैसा है, ये एक इंटेलिजेंस है। यानी मेरे एक्सपीरियंसेस को यूज करके अब मैं चीजें सीख रहा हूँ और उसको अप्लाई कर रहा हूँ उस गेम में, तो वो इंटेलिजेंस है। यानी एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, वो इंटेलिजेंस है। दो चीजें वापस इसमें, द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखना, और द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी आपके जो भी आसपास है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अपने आप को बना लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर ये है तो मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। अब आपकी इंटेलिजेंस इसके अंदर है कि अगर आज सपोज गेम के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है, मेरे सारे टीममेट्स मर चुके हैं, तो अब मेरे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट बदल गया है, तो अब मेरे गेम खेलने के टैक्टिक्स अलग होंगे, तो वो एक इंटेलिजेंस है। यानी आसपास की चीजें सीखना, लाइफ में अप्लाई करना, और तो और जब आपके आसपास की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो उस तरीके से एक्ट करना, वो इंटेलिजेंस है। According to the research and personalities variables are associated with the research ने लिखा हुआ है, according to research जो पर्सनैलिटी वेरिएबल्स हैं वो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग, उसके हिसाब से इंटेलिजेंस होती है। सम डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो टेक एन असेसमेंट बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या है, काफी ज्यादा जो डेफिनेशंस और इंटेलिजेंस की बताते हैं, वो डेफिनेशन ये जो है ये असेसमेंट बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। यानी किसी प्रॉब्लम का, आपको कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और आप उसको सॉल्व करते हो, उस हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, ये भी चीज होती है। यानी असेसमेंट बेस्ड अप्रोच भी यूज करते हैं और पर्सनैलिटी वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं। दोनों ही अप्रोच को फॉलो करके ये पता लगाते हैं कि वो बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं। अब ये चीजें सिर्फ कहने की है, तो आई थिंक ये आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर तीन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, थ्री मॉडल्स ऑफ कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात करने वाले हैं। तो तीन ये मॉडल जो है, सबसे पहले तो है क्या, कॉग्निटिव मॉडलिंग होती क्या है? तो इट इज द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच डील्स विद द सिमुलेटिंग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेंटल प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड मॉडल। यानी इसमें क्या हो रहा है, ये समझ सकते हो कि ये कंप्यूटर साइंस का वो डोमेन आ गया। यानी आप मेले में अलग अलग डोम्स में जाते हो ना, वैसे आप उस डोम में आ गए हो जिसके अंदर हम ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी और मेंटल जो उनका प्रोसेसिंग है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, क्या वो उस प्रॉब्लम को देख के सोचता है, उसको अपने कंप्यूटर में फिट करने वाले हैं। इतना समझ जाओ। यानी इट इज नथिंग बट इट डील्स विद सिमुलेटिंग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेंटल प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड मॉडल। यानी किसी ह्यूमन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, ठीक है, ह्यूमन किसी प्रॉब्लम को देख के क्या परसीव करता है, ये जितनी भी चीजें है उसको कंप्यूटराइज्ड हमने कर दिया है मॉडल के अंदर, तो वो आपकी हो जाती है कॉग्निटिव मॉडलिंग। यानी ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड एनालाइजिंग एबिलिटीज को आप एक मॉडल में डाल रहे हो, कैसे वो चीजों को प्रोसेस करता है वो सब आपने एक मॉडल में डाल दिया, वो आपकी कॉग्निटिव मॉडलिंग कहलाती है। अब यहाँ तीन तरीके की कॉग्निटिव मॉडल्स हैं। पहला कार्नोल ने दिया है, ठीक है, कार्नोल ने हमें दिया है पहला मॉडल जो कि है थ्री स्पेक्ट्रम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, देखने वाले हैं। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये भी देखने वाले हैं। और स्टर्नबर्ग द ट्रैक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। याद कैसे रखनी है, सिंपल तरीका, हर में तीन आ रहा है। देखो, तीन कॉग्निटिव मॉडल्स के बारे में हम बात करने वाले थे। पहला कार्नोल थ्री स्टेटम मॉडल दिया, स्टर्नबर्ग ट्रैक थ्योरी दी, यानी तीन ट्रैक के थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हम तीन बात करेंगे, सीजीएस याद रखना है, कार्नोल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग। तो अब अपन एक एक करके बात करते हैं इन थ्योरीज, इन मॉडल्स के बारे में ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलते हैं, अब अपन बात करते हैं एक एक करके इन तीनों के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं कैरोल थ्री स्टेटम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर। और ये जो मॉडल है इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसके अंदर ये थ्री स्टेटास होते हैं। बात की जाए पहले स्टेटम की, स्टेटम 1 की, जिसके अंदर कैसी एबिलिटीज होती है, कुछ नैरो और स्पेसिफिक एबिलिटीज, यानी किया कुछ भी नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटीज की घेराई बना दी है। आप ये मान लो कॉग्निटिव एबिलिटीज को डिवाइड कर दिया है थ्री स्टेटम्स के अंदर। पहला जो स्टेटम है जिसके अंदर होती है इंक्लूड नैरो और स्पेसिफिक एबिलिटी, जैसे रीजनिंग की, स्पेलिंग एबिलिटीज, यानी जिसमें ज्यादा इतनी पावरफुल कोई एबिलिटीज नहीं है बट नैरो और स्पेसिफिक एबिलिटीज है, जैसे बोलना, स्पेलिंग वगैरह, ये सब चीजें। स्टेटम 2 के अंदर थोड़ी ब्रॉड एबिलिटीज आ जाती है। अब तो स्टेटम 2 इंक्लूड्स वेरियस ब्रॉड एबिलिटीज लाइक व्हेन यू से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस, ठीक है, वो सारी तरह की इसके अंदर आने लग जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो इसके अंदर आने लग जाती है। और तो और यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि ये जो पार्ट है ना स्टेटम 2 वाला, अभी अगर इसको याद करने का तरीका बताऊं तो स्टेटम 1 मतलब आप ये समझ सकते हो कि बच्चा जैसे स्कूल में जाता है, तो अगर कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो वो पहले बोलना सीखता है, किसी चीज को स्पेल करना सीखता है, ठीक है, स्पेल भी कॉम्पिटिशन होते हैं, एलोकेशन कॉम्पिटिशन होता है जिसमें उसको याद कितना, लर्निंग एबिलिटी कितनी है, रीजनिंग एबिलिटी कितनी है वो पता लगता है। तो ये जो है वो स्टेटम 1 वाली क्लास में आता है। उस तरह की अगर इंटेलिजेंस की बात करें और एबिलिटीज की बात करें तो स्टेटम 1 में आता है। इसमें नैरो स्पेसिफिक एबिलिटीज है, इतना ज्यादा मतलब कोई ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है इसका, बहुत नैरो क्लासिफिकेशन है स्टेटम 1 में। बात की जाए स्टेटम 2 की तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है, बिकॉज अब बच्चा
थर्ड क्लास में जा चुका है। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बच्चा थर्ड क्लास में जा चुका है और आप लोगों को पता है थर्ड क्लास में अलग अलग तरह की मेमोरी का स्टार्टिंग हो ही जाता है, उसको चीजें याद रखनी पड़ती है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो जो कंसेप्ट है सारा, वो किसमें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, रिट्रीवल। अगर एग्जाम में लिखेगा ही नहीं तो मेमोरी रिट्रीवल कैसे होगा? अगर आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा तो आप लिखोगे क्या? रिट्रीव तो करोगे मेमोरी ब्रेन से। तो वो इसके अंदर आता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझना, वो इसके अंदर आ जाता है। तो यानी ये बेसिकली स्टेटम 1 है किंडरगार्टन का बच्चा, जिसको अभी कुछ एग्जाम वगैरह नहीं, केवल बोलना सीख रहा है और तो और रीजनिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। स्टेटम 2 के अंदर आ जाती है थोड़ी ब्रॉड एबिलिटीज, जैसे अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस आ गई, फ्लूइड इंटेलिजेंस आ गई, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आ गई। अभी आगे देखेंगे ये चीज क्या होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई, उसका रिट्रीवल आ गया और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड आ गई। बात की जाए स्टेटम 3 की, तो स्टेटम 3 के अंदर आ जाती है आपकी सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। यानी अब एक जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर बात आ गई, बच्चा बड़ा हो चुका है, तो जनरल इंटेलिजेंस की जितनी भी चीजें आती है वो सारी किसके अंदर आएगी? स्टेटम 3 में आएगी। तो 1 के अंदर नैरो, 2 के अंदर ब्रॉड एबिलिटीज और जो थर्ड है इसके अंदर क्या आ जाएगी? आपकी सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। अब हम बात करें फ्लूइड एबिलिटी की, तो फ्लूइड एबिलिटी का क्या मतलब होता है? फ्लूइड एबिलिटी यानी एक ऐसी एबिलिटी जिसमें जो भी बंदा है वो क्या कर सके? सोच सके और रीजन कर सके और प्रॉब्लम को क्या कर सके? रीजनिंग कर सके। यानी जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में भी, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या अगर कोई आप टास्क कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय वो क्या सोचेगा, उस मतलब, और उसको रीजन एब्स्ट्रैक्टली क्या करेगा, ये जितनी भी चीजें हैं वो फ्लूइड एबिलिटी में आती है। यानी एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सोचना, प्रॉपर्ली उसको रीजनिंग करना, ये जितनी भी चीजें आती है, ये जितनी भी चीजें आती है जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सोच रहे हो, आप है ना उस प्रॉब्लम को और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वो फ्लूइड एबिलिटी के अंदर आता है। क्रिस्टलाइज एबिलिटी में क्या आ रहा है? एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड वोकैबुलरी। एक्यूमुलेटेड नॉलेज और वोकैबुलरी आता है क्रिस्टलाइज एबिलिटी के अंदर, और फ्लूइड एबिलिटी में आता है सोचना। ठीक है, सोचना, किसी चीज के पीछे के रीजन तक जाना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम की तह तक जाके उसको सॉल्व करना, वो क्या आ जाती है? फ्लूइड एबिलिटी। और क्रिस्टल एबिलिटी तो आपको पता ही है, कम्युलेटेड नॉलेज, सारी नॉलेज का कम्युलेशन करना, और वोकैबुलरी, ये दो भी एबिलिटीज है, ये किसके अंदर आती है? क्रिस्टलाइज एबिलिटी के अंदर आती है। अगर बात करें गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इसने क्या बोला? इसने ये चीज बोला कि जो आपने ऊपर वाली थ्योरीज पढ़ी थी, जब आपने लॉक के बारे में भी अपन ने पढ़ा था और ये जो भी अपन ने थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें अपन को पता लगा था कि ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज बोली थी कि ह्यूमन आर नॉट बॉर्न विद द इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लॉक ने ये चीज बोली थी कि ह्यूमंस आर नॉट बॉर्न विदाउट नॉलेज। इसने बोला ह्यूमंस जो है वो नॉलेज के बिना जन्म लेते हैं, ह्यूमंस आर बॉर्न विदाउट नॉलेज। बट यहां पर अब अपन क्या देख रहे हैं गार्डनर थ्योरी के अंदर? इसी का ही हो चुका है कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे? ये देखो, गार्डनर थ्योरी क्या बोलती है पहले तो, कि इट प्रपोजेस दैट द पीपल आर बॉर्न विद ऑल द इंटेलिजेंस दे विल एवर हैव। यानी जो इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो उनके साथ ही जन्म लेता है, वो उस इंटेलिजेंस के साथ ही जन्म लेता है। ये सिंपली लॉक की बात की जस्ट अगेंस्ट में जा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस थ्योरी चेंजेस द नोशन दैट देयर इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तब तक गार्डनर की कोई थ्योरी नहीं आई थी, लोगों को ये लग रहा था कि केवल एक तरीके की इंटेलिजेंस होती है और अपन को उसको डिफाइन करते हुए आगे बढ़ना है। बट गार्डनर ने थिंकिंग बदल दी, उसने बोला इंटेलिजेंस को हम 8 तरीकों के अंदर और तोड़ेंगे, 8 के अंदर और तोड़ेंगे। और इसको याद करने का तरीका बता देता हूं आपको, सिर्फ ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है LLSM बिन। कैसे याद रखोगे? LLSM बिन, LLSM बिन। कैसे? L स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक यानी जो भी लैंग्वेज रिलेटेड चीजें आती है, आप बुक पढ़ते हो, लिखते हो, ठीक है, समझते हो, जो आप सामने वाला बोलते हो उसको लिसन करते हो, ये जितनी भी चीजें आती हो लिंग्विस्टिक है, जिसमें लैंग्वेज का रोल है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आ जाती है? जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, बैलेंस बुक को आप चेक करते हो, ठीक है, किसी मैथमेटिकल प्रूफ को आप सॉल्व करते हो, ये जितनी भी चीजें जिसमें आप लॉजिक का यूज कर रहे हो, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आ जाती है। यानी 2 L कवर हो चुके हैं LLSM बिन में। पहला L कौन सा था अपना? पहला L अपना था लिंग्विस्टिक, दूसरा है लॉजिकल। अब आ जाता है LLS स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब क्या है? गेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रीडिंग अ मैप। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो ये इंटेलिजेंस यूज आ रही है। M स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी गाना सुनना, गाना मतलब जो भी सॉन्ग रिलेटेड चीजें, गाना सुनते भी हो, गाना गाते भी हो, वो जितनी भी चीजें हैं, आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हो, ये किस में आती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। LLSM बिन। B स्टैंड्स फॉर बॉडीली काइनेस्टेटिक इंटेलिजेंस में आपका जिम वगैरह जितना भी फिजिकल एक्टिविटी है वो आ जाता है। ठीक है, और SMB अब आ चुका है अपना I स्टैंड्स फॉर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब जब आप क्या करते हो, दूसरे लोगों से मिलते हो,
ठीक है, दूसरे लोगों से बातचीत करते हो, उनके साथ बैठना उठना बैठना जितना भी काम करते हो वो आपका इंटरपर्सनल के अंदर आता है। और ये जो है आपका नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स को समझना, ये आ जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस में। तो LLSM इनको फटाफट एक बार वापस देंगे। L स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक, LL दूसरा L किसके लिए, लॉजिस्टिक मैथमेटिकल जो भी आपका वो था। S स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेलिजेंस, एक जगह से दूसरी जगह। M किसके लिए था, LLS एमिन, LLS M स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, गिटार वगैरह बजाना, गाना गाना, कंपोज करना। B स्टैंड्स फॉर बॉडी काइनेसिटिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपका जिम वगैरह फिजिकल एक्टिविटी आता है, ठीक है। LLSM I स्टैंड्स फॉर इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो। N स्टैंड्स फॉर योर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें आप पैटर्न को समझते हो। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कितने तरह की इंटेलिजेंस होती है। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं स्टर्नबर्ग ने क्या दिया। स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और यहां पर इसने ये बोला कि जो गार्डनर ने हमें 8 इंटेलिजेंस दी है उसको ही अगर हम आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो इंटेलिजेंस हमारे पास आती है, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 8 इंटेलिजेंस, वो उसने समझाया। इसने समझाया it tried to emphasize that all the 8 intelligence given by the Gardner are connected to each other and how they are work with together, यानी वो कैसे आपस में रिलेटेड है और कैसे वो साथ में काम करती है, वो स्टर्नबर्ग ने हमें बताया। स्टर्नबर्ग की थ्योरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की थ्योरी के हिसाब से हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका 3 पार्ट्स होते हैं, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल। कितने तरह के पार्ट होते हैं, 3 तरीके के, क्रिएटिव, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल। इसने बोला कि भाई कोई भी इंटेलिजेंस हो साथ में वर्क कर रहे हैं, और वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो स्टर्नबर्ग ने समझाया। और ये देते हुए उसने बोला कि किसी भी इंटेलिजेंस में आप 8 में किसी में भी चले जाओ, उसका 3 मेजर पर्सपेक्टिव होता है, वो होता है क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल। पहले आप क्रिएटिव, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्रिएटिव यानी आप क्रिएट करोगे, कैसे, आप आइडियाज को जनरेट करोगे क्रिएटिव में। प्रैक्टिकल में आप उस आइडियाज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखोगे। उसके बाद एनालिटिकल यानी उसके जो रिजल्ट्स है उसको स्टडी करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आइडियाज को और अच्छा बनाओगे, बिकॉज ये चेक करेगा whether your ideas are good ones or not. It is used to implement the ideas and persuade others to add their value. तो आई थिंक आप समझ गए, पहले क्रिएट करना है, क्रिएट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, फिर एनालिटिकल करोगे। तो इसने बोला कोई भी इंटेलिजेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल। समझ गए। इसकी थ्योरी के हिसाब से कॉग्निशन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसने बोला कॉग्निशन हमारा, इसकी थ्योरी के हिसाब से कॉग्निशन हमारा सेंटर है इंटेलिजेंस का। अब जब कॉग्निशन हमारी सेंटर है इंटेलिजेंस का, तो इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इनटू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है वो 3 कंपोनेंट्स के अंदर हो रही है। पहला जिसको अपन बोलते हैं मेटा कंपोनेंट्स। मेटा कंपोनेंट्स क्या काम आते हैं, किसी भी आइडिया को प्लान करने में, मॉनिटर करने में और इवेल्युएट करने में, वो मेटा कंपोनेंट्स काम आते हैं। सेकंड हमारे कौन से है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, जो कि क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कमांड्स को। और थर्ड हमारा है नॉलेज एक्विजिशन, यानी इट इज यूज्ड टू लर्न सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस, यानी इसका क्या मकसद है, ये सीखता है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो यानी हमने क्या देखा, पहला हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है इस थ्योरी के हिसाब से, पहले तो कॉग्निशन सेंटर में आ गया, फिर आ चुका है पहला जिसको अपन बोलते हैं मेटा कंपोनेंट, जो कि प्लान और मॉनिटर करते हैं। सेकंड अपने कहां पर आ जाते हैं भाई, सेकंड अपने आ जाते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जो इंप्लीमेंट करते हैं उसको। नॉलेज एक्विजिशन यानी चीजों को सॉल्व करना सीखते हैं, प्रॉब्लम से समझते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसको याद रखना, 3 तरीके के अंदर कोई भी इंटेलिजेंस तोड़ी जा सकती है। प्रैक्टिकल, आप सबसे पहले आप इसको ऐसे मत याद रखो, सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, कैसे तोड़ी जा सकती है। सबसे पहला अपन किसी चीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद उसका एनालिटिक्स को देखते हैं। तो इस तरीके से आप इंटेलिजेंस को याद रख सकते हो। और 3 तरीके के मैंने आपको ऊपर बता ही दिए, 3 तरीके के अंदर अपने कैसे टूटे हुए हैं वो, अगर हम उसको क्लियरली देखें तो जो 3 है हमारे पास, पहला मेटा कंपोनेंट जो कि प्लान और मॉनिटर, सेकंड परफॉर्मेंस जो कि इंप्लीमेंट करेंगे, और थर्ड नॉलेज एक्विजिशन यानी क्या करेंगे, वो सीखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। तो अब अपन हमारी जो अब बात करने वाले हैं, ये इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत शानदार कंसेप्ट होने वाला है गाइस, वो है ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। तो बिना किसी टाइम को खराब किए चलिए बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट की। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आपसे बात की जाए ब्रेन की, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, तो ब्रेन तो इसका सबसे बड़ा की फीचर होना ही चाहिए। ब्रेन यानी क्या, ब्रेन यानी वो एक सीपीयू जो आपके अंदर भगवान द्वारा फिट कर दिया गया है, जिसको यूज करके आप डिसीजंस लेते हो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो ब्रेन की वजह से ही देख रहे हो, और क्यों देख रहे हो वो भी ब्रेन की वजह से ही देख रहे हो, क्योंकि अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको चीजें याद रहेगी ब्रेन में, और उससे आप एग्जाम में लिख पाओगे। और एग्जाम में भी नहीं लिख पाए तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो देख रहे हो उसके लिए तो हैट्स ऑफ है ही है। तो जो ब्रेन डेवलपमेंट है, तो उसमें हम पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन को भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पहले फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो फोर ब्रेन क्या काम आता है, फोर ब्रेन बेसिकली कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, ईटिंग, स्लीपिंग और इमोशंस को डिस्प्ले करने को। ये जो चीजें हैं, जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर आ गया,
आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हो गए, ठीक है, और तो और जो आप सोचते हो, ठीक है, आप ईट स्लीप वगैरह जितनी भी चीजें ये जो बेसिक चीजें हैं, जो इमोशंस वगैरह का जितना भी खेल है वो सारा फोर ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर कुछ भी पूछे भी फोर ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले आप सोए थे, स्लीप, फिर आपने क्या किया था, खाना खाया था उठ के, स्लीप, ईट, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, टेम्परेचर्स बॉडी के, और तो और इमोशंस, ये कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में होता क्या क्या है, फोर ब्रेन के अंदर कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फोर ब्रेन में पाए जाते हैं। पहला जो ऐसा स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं थैलेमस, और उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस, सेरिबेरम, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिस्टिक सिस्टम एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ये कुछ क्या मान सकते हो स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारे फोर ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, सबसे पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम फोर ब्रेन में पाया जा सकता है, थैलेमस इसके अंदर है, हाइपोथैलेमस भी इसके अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसके अंदर है, लिम्बिस्टिक सिस्टम और ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है, फोर ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो कुछ भी नहीं देखना है आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या फोर ब्रेन को एक्सप्लेन करो, तो पहले आपको ये चीज करनी है कि हमारा फोर ब्रेन काम किस चीज के लिए आता है, वो आप एक्सप्लेन कर दो। बॉडी के टेम्परेचर, ईट, स्लीप, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और इमोशंस को डिस्प्ले करने के लिए इसकी चीजें क्या क्या होती है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिस्टिक सिस्टम और ऑल्फैक्टरी बल्ब इसके अंदर पाए जाते हैं। आप इसके डायग्राम में देख सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड इधर है, हाइपोथैलेमस इधर है, थैलेमस इधर है, सेरिब्रम इसके अंदर पाया जा सकता है। अब कंफ्यूज मत होना, सेरिबेलम में और सेरिब्रम में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। पहला लिम्बिस्टिक सिस्टम। लिम्बिस्टिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिस्टिक सिस्टम में आप ये मान सकते हो, इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग इमोशन एंड मेमोरी। तो जो लिम्बिस्टिक सिस्टम है वो क्या प्रोसेस करने में काम आता है, लिम्बिस्टिक सिस्टम हमारी इमोशंस और हमारी मेमोरी को प्रोसेस करने में काम आता है। ये स्ट्रक्चर ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन में भी कहां पर, ये पाया जाता है आपके फोर ब्रेन में। अब बात की जाए फोर ब्रेन यानी आगे वाला हिस्सा, ह्यूमन हैज मोर डेवलप्ड लिम्बिस्टिक सिस्टम, इसलिए ह्यूमन इमोशनल भी होते हैं और उनको याद भी अच्छी तरीके से चीजें रख सकते हैं। और तो और अगर आप इसको देखते हैं ढंग से, तो यहाँ पर आप देखते हो आपको एक और दिख रही है चीज जिसको अपन बोलते हैं एमाइगैडला। अब एमाइगैडला क्या चीज है, तो एमाइगैडला बेसिकली क्लस्टर है किसका, एलमंड शेप्ड सेल्स का, एलमंड का शेप है, एलमंड शेप्ड सेल्स का एक क्लस्टर है जो कि किधर है, नियर द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जा सकता है, जिसका एलमंड शेप क्या है, सेल होता है। ये क्या मदद करता है, इट इज हेल्प अस टू डिफाइन एंड रेगुलेट इमोशन, इमोशन को रेगुलेट करना, इमोशंस को डिफाइन करने का काम एमाइगैडला का है। इफ एमाइगैडला इज डिस्टर्ब यू विल नेवर फील एनी सॉर्ट ऑफ फीवर, अगर वो भी गया तो फील ही नहीं कर पाओगे। तो ये एक एमाइगैडला है। तो मतलब समझ गए ना क्या चीज है बेसिकली लिम्बिस्टिक सिस्टम, यानी वो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे इमोशंस और मेमोरी को प्रोसेस करने में काम आते हैं। एमाइगैडला एलमंड शेप का दिखता है और बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जा सकता है। और ये क्या करता है बेसिकली, इसका मेन पर्पस क्या है, ये इमोशंस को रेगुलेट करता है और डिफाइन करता है। अगर एमाइगैडला गया आपका, तो आप कभी फीवर को भी फील नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ये एमाइगैडला देखो, बेस ऑफ द ब्रेन, नियर द बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जा सकता है। देखो ये बेस है, इसके पास ये पाया जा रहा है, तो ये एमाइगैडला है। बात की जाए हाइपोथैलेमस की, तो हाइपो से एच याद रखो, एच से एच यानी हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा, आप ये मान सकते हो, फंक्शन ये परफॉर्म करता है। बट जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इट कंट्रोल्स योर हार्मोन सिस्टम। ये हार्मोन सिस्टम को मेजरली कंट्रोल करता है। ये बताता है कि भाई आप ये मान सकते हो कि इट रिलीजेस हार्मोन टू द अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे हार्मोन को रिलीज करता है, विच सेंड हार्मोन्स आउट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। यानी ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास अपना हार्मोन्स को रिलीज कर देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये चला जाता है। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस। समझ में आ गई मेरी बात। अब एक और, इट कैन नो लॉन्गर कंट्रोल टेम्परेचर। अब ये कंट्रोल नहीं करता आपके टेम्परेचर को, यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं करता हाइपोथैलेमस से, ध्यान रखना। एच से एच याद रखना है, एच से एच यानी हार्मोन्स को कंट्रोल ये करेगा। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर है विच इज एम्बेडेड डीप इनटू टेम्पोरल लोब। देखो यहाँ पर विच इज एम्बेडेड डीप इनटू टेम्पोरल लोब। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो देखो ये क्या है, आपका टेम्पोरल लोब है, इसके अंदर डीप में देखो आपको हिप्पोकैम्पस दिख रहा है, ठीक है, ये हिप्पोकैम्पस है। और ये क्या है, लर्निंग और मेमोरी में मेजर रोल प्ले करता है। इट अफेक्ट्स द वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। यानी अगर ये आपका जो भी आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेजॉरिटीली इसकी वजह से होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इट कैन इन्फ्लुएंस पर्सन्स मेमोरी एज वेल एज देयर एबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरी। अगर आपका डैमेज हो जाता है तो उसके बाद से आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके डैमेज हो जाता है तो उस दिन के बाद आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। तो हिप्पोकैम्पस क्या है, आपको ये याद रखना है। आप कैंपस में गए हिप्पो के साथ, आपको ऐसी चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है,
हिप्पोकैम्पस मेमोरी को अफेक्ट करता है सीधा सीधा। आप कैंपस में हिप्पो को लेके गए, कैंपस में हिप्पो को लेके गए, ऐसी चीजें हमें याद नहीं रखनी। इसका मतलब याद यानी मेमोरी का काम, यानी ये क्या करता है, इट बेसिकली प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग मेमोरी। और अगर आपका हिप्पोकैम्पस आपने देखा होगा तो अगर यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट में डैमेज ज्यादा तो उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये हिप्पोकैम्पस कहता है। बात की जाए थैलेमस की, तो थैलेमस एक स्मॉल स्ट्रक्चर है विद इन अ ब्रेन लोकेटेड जस्ट अबाउट द ब्रेन स्टेम। और ये कहां पाया जा सकता है, ये पाया जाता है जस्ट अबाउट द ब्रेन स्टेम बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन। जो आपका मिड ब्रेन है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट बीच में जो स्मॉल स्ट्रक्चर है वो है आपका थैलेमस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और पाया कहां जा रहा है ये पाया जाता है जस्ट अबाउट द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर, किसके बीच में, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के जस्ट बीच में पाया जा सकता है। एंड हैज एक्सटेंसिव नर्व कनेक्शंस टू द ब्रेन बोथ। और दोनों में क्या होता है, एक्सटेंसिव नर्व कनेक्शंस है, यानी खतरनाक तरीके से बहुत अच्छी मात्रा में कनेक्शंस है दोनों के बीच में। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये आपका थैलेमस का लोकेशन हो गया। भाई काम क्या करता है, थैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई दैट ईच सर्व अ यूनिक रोल and ranging from relaying sensory and motor signals as well as regulation of consciousness and alertness। इसका मतलब क्या है गाइस, ये समझ सकते हो कि आपका जो थैलेमस है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई होती है। और तो और हर न्यूक्लियाई का अपना खुद का अलग रोल होता है, हर न्यूक्लियाई का अलग रोल होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये सेंसरी और मोटर सिग्नल को आपस में रिले करने में काम आता है, एज वेल एज ये किसको रेगुलेट करता है, कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को। तो दो इसके मेजर चीजें आपको पता लगी, कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस यानी थैलेमस। ठीक है, यानी थैलेमस आती है आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को ये अफेक्ट करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और तो और ये सेंसरी और मोटर सिग्नल को रिले करने में भी काम करता है, ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थैलेमस इज टू रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी इसका मेन फंक्शन क्या है, अगर आप ये दूसरा वाला नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पहला वाला लिखना जरूरी है। वो क्या है, इट रिले, क्या करता है, रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल। कहां पर, ये आगे कर देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी इसके पास जो मोटर और सेंसरी सिग्नल्स आते हैं उसको वो कहां भेज देता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास भेज देता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। यहाँ पर आपका जो फोर ब्रेन है वो खत्म होता है। मिड ब्रेन इट कंट्रोल्स द आई मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी आई मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने का पूरा हक किसके पास है, मिड ब्रेन के पास। यहाँ पर अपन जो टर्म पढ़ते हैं वो एक तो पढ़ते हैं रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ये पहला स्टेज है जहां पर क्या होता है, आपका वेकफुलनेस, अवेकनेस यानी एबिलिटी टू फोकस, फ्लाइट रेस्पॉन्स एंड हाउ वी अल्टीमेटली परसीव द वर्ल्ड, कैसे आप दुनिया को परसीव करते हो, वो सब कहां पर होता है, रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम पे होता है, जो कि यहां पर है देखो ब्रेन के। तो ये कर क्या रहा है, इट फोकसेस ऑन वेकफुलनेस और योर एबिलिटी टू फोकस, फ्लाइट रेस्पॉन्स एंड हाउ वी अल्टीमेटली परसीव द वर्ल्ड, आप वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हो, वो सारा आपका रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम देखता है। यानी आपकी एबिलिटी टू फोकस, टू वेकअप, टू फ्लाइट और तो और इट ऑल्सो हेल्प्स टू परसीव द वर्ल्ड, दुनिया को आप कैसे परसीव करते हो, वो रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है। ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम आपकी ये है ब्रेन स्टेम, पूरी एक ब्रेन स्टेम है, सी हॉर्स की तरह कुछ दिख रही है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर थैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। थैलेमस के बारे में अपन अभी ऊपर बात कर ही चुके हैं, ये ब्रेन स्टेम है। थैलेमस के अपन ऊपर बात कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जहां से आगे हार्मोन्स जाते हैं, अभी अपन ने बात की थी। तो ये क्या है, इट्स अ पोस्टीरियर स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज अ पोस्टीरियर स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द सेरिब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड। यानी वो पार्ट है जहां सेरिब्रम किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ये वो पार्ट देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेरिब्रम है, आगे देखो ये कनेक्ट होता है। कहां पर होता है कनेक्ट, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या करता है, कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम को। और ये कैसा पार्ट है, ये कुछ सी ऑस की तरह दिख रहा है, इसके अंदर आपको सारी चीजें दिख रही है, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर हिंड ब्रेन की बात की जाए तो उसमें पहली चीज आपकी आती है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि क्या कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल्स हार्ट एक्टिविटी, ब्रीथिंग, स्वेलोइंग और डाइजेशन। ये जितनी भी चीजें हैं आपकी हार्ट की एक्टिविटी, ब्रीथिंग, स्वेलोइंग और डाइजेशन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर क्या है, ये ऐसी जगह है जहां पर आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट के साथ कनेक्ट होता है और राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो जो लेफ्ट क्या, बॉडी का लेफ्ट पार्ट, यानी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट के साथ कनेक्ट होता है ब्रेन के, और जो राइट ब्रेन है वो कनेक्ट होता है बॉडी के लेफ्ट पार्ट से। वो ये जगह है। यहाँ पर क्या है, इट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ आरएस, यानी आरएस यानी क्या है, रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये हमने डायग्राम देख लिया, आता है पॉन्स। पॉन्स क्या है, इट सर्व एज अ रिले फंक्शन, इट सर्व एज अ रिले फंक्शन। पॉन्स का मतलब क्या होता है, ब्रिज।
ब्रिज, ब्रिज यानी किसी दो चीजों के बीच में ब्रिज होगा। उसी तरह इट कंटेन्स न्यूरल फाइबर्स दैट पासेस सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू अनदर। यहां पर क्या है हाईलाइट करने वाली बात, इट कंटेन्स न्यूरल फाइबर्स, यहां पर होते हैं न्यूरल फाइबर्स जो कि क्या करते हैं, अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स में इंफॉर्मेशन भेजने में काम आते हैं, सिग्नल भेजने में काम आते हैं। इसके अंदर भी रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का पार्ट होता है और सर्विंग पार्ट ऑफ द फेस एंड हेड, यानी फेस और हेड का जो सर्विंग पार्ट है वो यहाँ से आता है। यानी पॉन्स आपका कुछ भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे ब्रेन के अलग अलग ब्रेन से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो सिग्नल भेजना है वो काम करता है आपका पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्पेशल न्यूरल फाइबर्स होते हैं इस काम के लिए। इसका मतलब क्या होता है ब्रिज, और इट सर्व एज अ रिले फंक्शन, यानी आगे भेजना, रिले मतलब आगे भेजना इस तरीके से। तो हम बात करते हैं इसके बाद सेरिबेलम के बारे में। अगर अपन बात करें सेरिबेलम के बारे में, तो सेरिबेलम क्या किसको कंट्रोल करता है, तो सेरिबेलम बेसिकली कंट्रोल्स योर बॉडीली कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मसल टोन। तो सेरिबेलम जो है आपका ये क्या कंट्रोल करता है, बॉडीली कोऑर्डिनेशन, जो आपका बॉडी के हैंड्स और आई मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन है, वो आपका बैलेंस, आपकी बॉडी कितनी बैलेंस में, पोस्चर आपका क्या है वो इसमें कंट्रोल होता है। तो मसल टोन इससे कंट्रोल होती है। ये सारा कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब अपन क्या देखने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या चीज है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप ऐसे मान सकते हो बार्क ऑफ अ ट्री दैट रैप्स अराउंड द ट्रंक, इट इज जस्ट लाइक दैट, यानी एक ट्री के चारों तरफ जो छाल होती है ना उसकी तरह ये है। यहाँ पर तीन मेजर चीजें हैं, यहाँ पर आप अगर आ गए हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तो तीन चीजें आपको सिर पर याद रखनी है। तीन चीजें क्या क्या है भाई, पहली है सुल्सी यानी स्मॉल ग्रूव्स, फिर है फिस्चर्स यानी लार्ज ग्रूव्स, ढंग से वापस सुनना, सुल्सी स्मॉल ग्रूव्स, एस से एस स्मॉल स्मॉल, एस सुल्सी से स्मॉल ग्रूव्स, फिशर्स से लार्ज ग्रूव, और गायरी क्या है, बल्जेस एडजेसेंट बिटवीन सुल्सी और फीचर्स, यानी सुल्सीज और फीचर्स के बीच में जो बल्जेस प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं गायरी। समझ में आ गई मेरी बात। बेसिकली योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन 80% ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन, यानी 80% ऑफ ब्रेन ये होता है, और इसको आप ग्रे मैटर भी बोलते हो। अब ये बेंटन वाला एलियन नहीं है, ग्रे मैटर एक्चुअली में आपकी इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज आइंस्टाइन के ब्रेन में भी ये पाया जाता था कि उनके जो ब्रेन में ग्रे मैटर बहुत ज्यादा था एज कंपेरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन। यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड विच जनरली ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द राइट हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड के रिसेप्टर्स हैं वो राइट साइड, राइट हेमिस्फीयर ब्रेन को वहां इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है वहां पर इंफॉर्मेशन कहां से आती है, राइट हेमिस्फीयर के रिसेप्टर से। तो इस चीज को ध्यान रखना, यानी जो लेफ्ट साइड में रिसेप्टर्स हैं वो राइट हेमिस्फीयर में भेजेंगे, और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को लेके राइट हेमिस्फीयर में भेज देता है। ये भी काम रिसेप्टर्स के थ्रू ही होता है। तो ऑपोजिट रिसेप्टर्स ऑपोजिट पार्ट ऑफ द ब्रेन को क्या भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। द राइट हेमिस्फीयर डायरेक्ट्स द इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, यानी जो आपका राइट हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को रिडायरेक्ट कर देता है, और जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन को भेज देता है। तो दोनों उल्टा उल्टा कर काम कर रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो पार्ट है जहां पर इंफॉर्मेशन जा रही है कहां से, आपके राइट साइड, जो राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और लेफ्ट हेमिस्फीयर से राइट साइड ऑफ द ब्रेन। अब आता है कॉर्पस साइलोजेनस। कॉर्पस साइलोजेनस मतलब क्या होता है, कॉर्पस साइलोजेनस मतलब एक लार्ज बंडल है जिसमें 200 से ज्यादा, 200 मिलियन से ज्यादा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। माइलिनेटेड, अब ये माइलिन शीथ वाला कंसेप्ट है जो कि अपन न्यूरॉन्स के अंदर पढ़ा था मशीन लर्निंग में। अगर आपको वो वीडियो ऊपर फ्लैश हो रही है तो आप जाके मशीन लर्निंग की वीडियो जरूर देखना जिसमें हमने माइलिन शीथ और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। इट इज अ लार्ज बंडल ऑफ मोर देन 200 माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो ब्रेन हेमिस्फीयर को। कौन कनेक्ट कर रहा है, कॉर्पस साइलोजेनस में, जहां पर क्या है 200 से ज्यादा, 200 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है जो कि कनेक्ट कर रहे हैं टू ब्रेन हेमिस्फीयर को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हेमिस्फेरिक स्पेसिफिकेशन में पहला दो हेमिस्फीयर कौन कौन से हैं भाई, राइट साइड जो कि लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये आपका होता है हेमिस्फीयर स्पेशलाइजेशन। अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है एकदम प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन आपको दिया हुआ है कि जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है। जिसका राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्ट्रांग होता है वो लोग बच्चे कुछ ज्यादा इमेजिनेटिवली स्ट्रांग होते हैं, क्रिएटिवली स्ट्रांग होते हैं, और जो लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं वो लॉजिक बिल्डिंग में स्ट्रांग होते हैं। जो नंबर्स, लैंग्वेज, एनालिटिकल थिंकिंग में तेज होते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग में तेज होते हैं। वो लेफ्ट साइड एल से एल, याद रखो एल से एल यानी लॉजिक, और आर राइट से आपको क्रिएटिविटी। ठीक है, तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है और लेफ्ट साइड वालों की लॉजिक बहुत अच्छा होता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉस ऑफ स्पीच एंड द साइड ऑफ द ब्रेन, यानी जो लॉस ऑफ स्पीच की जो बीमारी है, आप कह सकते हो जो डिफेक्ट है, ठीक है, वो और ब्रेन की साइड के अंदर एक बहुत बड़ा रिलेशन पाया गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एंड दे कंक्लूडेड एट एवरी टाइम
द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज। यानी क्या हुआ कि भाई जब जब हमारे बच्चों को लेफ्ट लॉस ऑफ स्पीच हुई, यानी किसी को स्पीच रिलेटेड दिक्कत है, ढंग से बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, या वो उसके स्पीच में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें आ रही है, तो ये जो भी चीजें हैं वो हमेशा किसकी वजह से पाई गई है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के डैमेज होने से पाई गई है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज का पूरा पूरा रोल है। तो यानी जो ब्रेन के हेमिस्फीयर है उसका, और तो और ब्रेन के हेमिस्फीयर के साथ साथ उस बंदों का, यानी उस बंदे के जो भी प्रॉब्लम है उसका और ब्रेन के हेमिस्फीयर डिफेक्ट का एक बहुत बड़ा रिलेशन निकल के आता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डिपेंड हो सकता है किसी हेमिस्फीरियल डैमेज की वजह से हो, या इधर राइट साइड डैमेज हो या लेफ्ट साइड डैमेज होगा। राइट डैमेज होगा तो क्रिएटिविटी में बच्चा पुअर होगा, और अगर लेफ्ट साइड डैमेज होगा तो क्या होगा, उसका लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल नंबर इसमें गया हुआ होगा नॉर्मली। तो देखो बात की जाए तो ये चीजें अब आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन आगे चलते हैं, वो है लोब के अंदर क्लासिफिकेशन। अब ब्रेन को 4 लोब में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर योर कॉग्निशन प्रोसेस। कॉग्निशन प्रोसेस यानी क्या, देखो यहां पर क्या होता है, बेसिकली जो हाइलाइटेड टर्म्स में बताता हूं, बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद द मोटर प्रोसेसिंग और हाई थॉट प्रोसेस। यानी यहां पर क्या खेल है, मोटर प्रोसेसिंग और हाई थॉट प्रोसेस में काम आ रहा है। यानी जो भी आप आगे एक्शन करने वाले हो, जो भी आपके थॉट्स है, उसका पूरा जो भी सीक्वेंस है वो आपको फ्रंटल लोब में ही बन जाता है। और तो और आप जो स्पीच यानी आप जो बोलते हो ना, वो भी किसकी वजह से होता है, फ्रंटल लोब की वजह से होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, फ्रंटल लोब का फ्रंट है, नाम से पता लग रहा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या है, फ्रंटल लोब का फ्रंट है। इट डज द टास्क दैट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन विद टास्क। यानी ये वो सारे काम करता है, ये वो सारे काम करता है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, ठीक है। यानी जब टाइम और इंफॉर्मेशन वाले जो भी काम होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि इतने बजे जाके ये वहां से बुक कलेक्ट कर लेना, तो ये क्या है, जो काम है फ्रंटल लोब के अंदर फटाफट प्रोसेस हो जाएगा। समझ लो किस तरीके से खेल हो रहा है। इट डज द टास्क दैट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइम, यानी वो काम जिसमें इंफॉर्मेशन और टाइम का पूरा पूरा रोल है वो ये करता है। प्रोडक्शन स्पीच में ये काम आता है, और तो और यहाँ पर सीक्वेंस बन जाते हैं आपके थॉट्स के और एक्शंस के यहाँ पर, और यहाँ हाई ऑर्डर थॉट प्रोसेस तो चलता ही रहता है। तो ये आपका है फ्रंटल लोब, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसका फ्रंट है, किसका, फ्रंटल लोब का। अब अपन आगे देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पार्शियल लोब। अब जो नेक्स्ट लोब है वो क्या है, पार्शियल लोब। अब जो पार्शियल लोब है इसको आप मान सकते हो अपर पोर्शन ऑफ योर ब्रेन, यानी अब आपका अपर पोर्शन, देखो ये मैंने पूरा यहाँ पर एक कलर्ड में बताया हुआ है। ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है इट्स इंडिकेट्स योर फ्रंटल लोब, और ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये पार्शियल लोब है, और जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो टेम्पोरल लोब है, और जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो ऑक्यूपेशनल लोब है। अब पहले पार्शियल लोब की बात करें तो अपर पोर्शन है, और यहां पर क्या होती है, यहां पर आपके होते हैं सोमैट्रोसेंसरी प्रोसेसेस। जो भी तरीके के आपकी बॉडी में सोमैट्रोसेंसरी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इससे रिलेटेड होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल लोब। सोमैट्रोसेंसरी मतलब इसमें आप क्या समझ सकते हो प्रोसेस, जैसे आपकी लैंग्वेज हो गई, स्पीच हो गई, वो भी कहां से होती है, ये सारी आपकी यहां से होती है। समझ में आ गई मेरी बात। और फ्रंटल लोब के बारे में आपने देख लिया, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच होती है, तो ये भी स्पीच में अपना रोल अदा करता है, जो कि आपका क्या है, पार्शियल लोब विच इज एसोसिएटेड विद द सोमैट्रोसेंसरी प्रोसेसेस। आगे बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब किस लिए काम आता है, यहाँ लिखा हुआ है सिंपली, टेम्पोरल लोब इज रिस्पांसिबल फॉर योर ऑडियो विजुअल फंक्शनिंग। जो भी चीजें ऑडियो विजुअल, यानी आप गाना सुन रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, वो सारा कहां पर होगा, टेम्पोरल लोब के अंदर होने वाला है। द टेम्पोरल लोब मैचेस न्यू थिंग्स यू सी टू व्हाट हैव यू रिटेन इन योर विजुअल मेमोरी। यानी ये क्या करता है, ये उन चीजों को भी देखता है जो कि आपने अपनी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी स्टोर करके रख दी है। अब आपको जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब आप उसके बारे में सोचते हो ना कि यार वो स्कूल के दिन भी क्या दिन थे, ये जो भी चीजें आ रही है जो दिमाग में रिटेन करेगी, वो सारा किससे हो रहा है, टेम्पोरल लोब से। आप सोचते हो ना आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है, वो कैसे चल रही है, वो टेम्पोरल लोब से चल रही है। जो अपने आप को मूवी देख के बाहर आके स्टार समझते हो ना कि भाई ऐसे मूवी चल रही होगी, मैं आ रहा हूँ एकदम एंट्री मार रहा हूँ, ये सारा टेम्पोरल लोब का खेल है भाई। तो समझ गए, यानी टेम्पोरल लोब किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑडियो और विजुअल के ऊपर। अब बात करें ऑक्यूपेशनल लोब, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लोब की अगर बात की जाए तो वो किस पे डिपेंड करता है, विजन फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। ऊपर अपन ने क्या बोला, ऑडियो और विजुअल, नॉट विजन, आई एम सेड ऑडियो और विजुअल। समझ में आ गया। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, और जो आपको ऑक्यूपेशनल लोब है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है विजन फंक्शनैलिटी पे। अब यहाँ आंखें बनाई हुई है, पता नहीं आपको कैसे दिख रही होगी। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द 4 लोब्स। पहले तो क्या है, सारे चारों लोब्स में सबसे छोटा यही है कि आप ये देख सकते हो बेचारे को इतनी कम जगह मिली है, इसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। अगर इसको ज्यादा मिल जाती ना तो पीछे से एकदम अजीबोगरीब दिखते तुम लोग, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल लोब क्या है, विजन फंक्शनैलिटी पे खेल है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 लोब्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये आप देख सकते हो ऑक्यूपेशनल लोब, जैसे ऊपर मैंने इमेज आपको दिखाई थी, द ऑक्यूपेशनल लोब इज द प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन।
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन। वेयर एज अगर हम टेम्पोरल की बात करें तो ऑडियो विजुअल के ऊपर काम करता था। उसके ऊपर हम जो टेम्पोरल से पहले जिसमें अपन ने बात की जो कि पार्शियल लोब था वो किस पे डिपेंड कर रहा था पूरा, वो सोमैट्रो सेंसरी प्रोसेसेस के ऊपर काम कर रहा था, लैंग्वेज और उसके ऊपर। बट अगर मैं बात करूं जो मेरा फ्रंटल लोब था, फ्रंटल लोब जो कि मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो उसका फ्रंट था, वो किस पे काम कर रहा था, लैंग्वेजेस पे, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के ऊपर, सीक्वेंस बनाना, ठीक है, और इंटीग्रेट करना, ऐसे काम जिसमें आपका इंफॉर्मेशन का टाइम के साथ इंटीग्रेशन हो, उसमें वो काम कर रहा था। और ये जो आपका ऑक्यूपेशन है पूरा विजन पे ही काम करता है पूरा। इट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन एंड ऑक्यूपेशन लोब जो होता है बैक ऑफ द ब्रेन है, जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड कंटेन्स द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, इसलिए ये केवल विजुअल पे ही काम करता है। तो अब प्रोजेक्शन एरिया की बात की जाए तो वो ब्रेन के पार्ट है जहां पर सेंसरी प्रोसेसिंग होती है। तो जो सेंसरी प्रोसेसिंग जहां पर होती है पार्ट ऑफ ब्रेन में, वो आपके प्रोजेक्शन एरियाज के अंदर क्लासिफाई हो जाते हैं। नर्व्स कंटेन्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन गोइंग टू द थैलेमस। यहाँ पर क्या आती है, वो नर्व्स होती है जो कि क्या कंटेन करती है, which contains the sensory information, जो कि कहां जा रही है, थैलेमस के ऊपर जा रही है। समझ में आ गया बात। प्री प्रोजेक्शन एरिया में आप ये समझ सकते हो कि ये वो ब्रेन का पार्ट है जहां पर सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो नर्व्स होती है उसके अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है। अब वो सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है थैलेमस के अंदर। और ये आपको पता है थैलेमस का क्या रोल है, जहां मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पर मोटर और सेंसरी सिग्नल्स आते हैं और वो बॉडी के अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स के अंदर जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो कुछ भी नहीं कर रहा आपको, अगर मैं एकदम आसान भाषा में बताऊं तो प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन एरिया, एरिया मतलब वो जगह जहां पर क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है और कहां जा रही है, इट इज गोइंग टू द थैलेमस। थैलेमस में होता क्या है, थैलेमस में मैं आपको बता चुका हूं जहां पर मोटर और सेंसरी सिग्नल जाते हैं और वो जाते कहां है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं। तो ये होता है फ्रंटल लोब प्लेज अ वाइटल रोल। फ्रंटल लोब जो हमने बात की थी वो किसमें प्ले रोल अपना ज्यादा करता है, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनैलिटी, इंटेंशनल मूवमेंट और इट कंटेन्स प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले कोई भी जजमेंट रिलेटेड चीज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, पर्सनैलिटी रिलेटेड चीजें हो और इंटेंशनल मूवमेंट हो और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इसके अंदर होता है। तो जितनी भी ये चीजें जैसे जजमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, पर्सनल रिलेटेड चीजें हो गई, वो सारा फ्रंटल लोब देखता है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए चीजें। अब अगर हम एक इंटरेस्टिंग डायग्राम की बात करें तो आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है। अब ये क्या बता रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि अगर हम लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें ब्रेन की, अगर मैं ब्रेन की लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करूं, अब देखो सुनो होता क्या है, ब्रेन में राइट हेमिस्फीयर भी होता है, ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर भी होता है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। बट एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हेमिस्फीयर की अगर बात करूं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो आपका इनपुट सेंसरी जो आता है, इनपुट आता है वो सेंसरी कॉर्टेक्स के ऊपर आता है। ये आपको दिख रहा है, ये सेंसरी कॉर्टेक्स है। यहाँ पर क्या है, आपका इनपुट आ रहा है। इनपुट आ कहां से रहा है, अगर ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो इनपुट कहां से आएगा, राइट साइड, बॉडी की राइट साइड से इसमें सारे इनपुट आ रहे हैं। सेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, इनपुट लेके आ रहा है। अब ये मान सकते हो सेंसरी कॉर्टेक्स में सारे इनपुट आ रहे हैं कहां से, आपकी राइट साइड बॉडी से। और ये कौन सा लेफ्ट हेमिस्फीयर चल रहा है, वहीं पर ही मोटर कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, मोटर कॉर्टेक्स वापस एज एन आउटपुट भेज रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, राइट साइड ऑफ द बॉडी को। भाई सेंसरी कॉर्टेक्स ने इनपुट लाया और मोटर कॉर्टेक्स उसको एज एन आउटपुट दे रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रही है उस इनपुट के बेसिस पे। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात हो रही है, अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स होते हैं। अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन की बात की जाए, जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, वहां पर अलग होगा सेंसरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, जो कि अपन कर ही रहे लेफ्ट हेमिस्फीयर की, तो जो इनपुट आ रहा है वो सेंसरी कॉर्टेक्स पे आ रहा है और ये जो सेंसरी कॉर्टेक्स पे ये जो इनपुट आ रहा है, ये इसका जो आउटपुट है वो कैसे हो रहा है, द आउटपुट अगर कंट्रोल हो रहा है मोटर कॉर्टेक्स से। तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करेगा और जो आपका राइट हेमिस्फीयर बॉडी की लेफ्ट है, वहां पर भी मोटर और सेंसरी होगा, यहाँ पर भी मोटर और सेंसरी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन का टॉपिक है वो खत्म होता है और अब अपन आगे बात करने वाले हैं विजुअल परसेप्शन के बारे में। तो जो इसका एपिसोड 2 होने वाला है बहुत बहुत मजेदार होने वाला है यार, मिस मत करना, ये अभी भी बोल रहा हूं। तो अब अपन बात करने वाले होंगे विजुअल परसेप्शन के ऊपर, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सा खेल है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अब विजुअल परसेप्शन के ऊपर।